जो पेशेंट सीरियस हो जाता है उन्हें तो अक्सर हमें हॉस्पिटल की ओर लेकर दौड़ना पड़ जाता है। पर जो माइल्ड केसेस होते हैं कोविड के, जिनमें कम लक्षण आते हैं, जहाँ सिर्फ सर्दी आई, सिर्फ बुखार या सिर्फ खांसी आई है, वो अक्सर ये बोलकर दौड़ते हैं, भाग जाते हैं कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, ये तो आम सर्दी खांसी है, और कोविड की टेस्ट नहीं कराते, कोविड की जांच नहीं कराते। इससे वो उस वक्त तो उस बीमारी से भाग रहे हैं, पर वो क्या गलती कर रहे हैं कि इस टेस्ट को ना कराने के कारण उनके परिवार में या उनके करीबी में किसी और को भी यह संक्रमण हो सकता है, क्योंकि वो सारे गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो कोविड पेशेंट को करने चाहिए फॉलो, वो नहीं करते। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शुभम मिश्रा है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कोविड-19 की जंग कैसे की। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या चीजें बताना चाहूंगा। पहले मैं ये बताऊं कि मुझे संक्रमण कैसे हुआ, जो कि एक डॉक्टर को होना काफी आम बात है। दूसरा कि मुझे जब संक्रमण हुआ तो मुझे कब क्या लक्षण आए और मैंने कब टेस्ट कराए, और लक्षण आने के बाद जब मैं मुझे माइल्ड डिजीज हुआ था, तो मैंने उस माइल्ड डिजीज में, माइल्ड कोरोना में अपने आप को आइसोलेशन में रखा, और उस आइसोलेशन में मैंने क्या क्या परहेज या क्या कहते हैं कि सावधानी बरती। और उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों को अपनी जो मैंने ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया वो बताऊंगा। पर मैं आप सबसे विनती है कि उस ट्रीटमेंट को रैंडमली कहीं भी यूज ना करें। बहुत ही जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि उस ट्रीटमेंट को यूज करें, पर किसी डॉक्टर की सलाह के बाद। खुद डॉक्टर ना बने, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि मुझे संक्रमण कैसे हुआ। एक्चुअली मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था, जो कि मैंने मार्च महीने में खत्म हुई। तो जब मेरी इंटर्नशिप मार्च में खत्म हुई तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क करने थे, जिसके कारण मुझे अप्रैल पहले हफ्ते तक रुकना पड़ा। उसके बाद मेरी एक परीक्षा थी 18 अप्रैल को, जिसे कहते हैं नीट पीजी की परीक्षा, जो आज 2-3 दिन पहले ही, पहले तो उस वक्त एग्जाम के 2 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर जी ने उसे पोस्टपोन कर दिया अनिश्चित काल तक, और अब फिलहाल 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उस एग्जाम को अगले 4 महीने तक पोस्टपोन कर दिया, ताकि ये जो 1,70,000 डॉक्टर जो इस परीक्षा में बैठने वाले थे वो हॉस्पिटल में काम करें। तो जब मैंने इंटर्नशिप खत्म की और मैं 6 अप्रैल या 7 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई आ रहा था, उसके बाद जब 8 अप्रैल को मैं अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकला, तो मैं जिस स्कूटी से जा रहा था वो फिसल गई, और उसके कारण मेरे पैर में चोट लगी। उस चोट के लगने के 1 घंटे बाद ही मुझे बहुत ही ज्यादा बुखार, 40.3 या 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर उसे फ़ारेनहाइट में पकड़े, जैसा हम सबको कॉमन लोगों को पता है, तो 104.7, मतलब ऑलमोस्ट 105 डिग्री का बुखार है। तो थर्मल स्कैनर है जिससे मैंने अपना उस वक्त जांच की थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि किसी भी कारण से मुझे अचानक से 1 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से बुखार नहीं आ सकता। और पिछले 1 साल में जो मैंने इस देश में दशा देखी है, और जब मैं हॉस्पिटल में पेशेंट देखता था, तो मुझे काफी ज्यादा अनुमान लग गया था कि मुझे शायद कोरोना का संक्रमण हो चुका है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में अपने माता पिता को ये बताया कि हो सकता है कि मुझे कोरोना हुआ हो, और मैं एक कमरे में बंद हो गया। सबसे पहली चीज आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अचानक से बहुत ही तेज बुखार आता है या किसी कारण से आपको सर्दी खांसी बढ़ रही है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप एक अलग कमरे में हो जाए और अपने लिए एक अलग से बर्तन और हो सके तो बाथरूम की सुविधा कर ले, और हो सके तो अपने कपड़े बर्तन सब खुद धोएं। हो सकता है कि आपको कोरोना ना हुआ हो, पर जब तक आप जांच ना कराएं, ये मान के चलिए कि हर बुखार और सर्दी खांसी आज के दिन में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तो जब मैंने अनुमान लगा लिया और मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, तो उसके अगले दिन शायद 9 अप्रैल को भी मुझे काफी तेज बुखार रहा, 102-103 डिग्री फीवर रहा, और उसके साथ में मुझे बदन दर्द होने लगा, शरीर में दर्द होना शुरू हो चुका था। और इस शरीर दर्द के बाद मैंने
अपने पिताजी से कुछ दवाइयाँ मंगा ली थी, ताकि कुछ कोई और रीजन से मुझे अगर बुखार आ रहा हो तो वो कम हो जाए, लेकिन वो बुखार कम नहीं हुआ। और 10 अप्रैल को मतलब जो मुझे सिम्टम्स आए उसके तीसरे दिन भी मेरी बहन को सर्दी खांसी होना शुरू हो गया, और तब मुझे लगा कि हाँ मुझे कोरोना हुआ है पक्का, और ये संक्रमण मुझसे मेरी बहन को भी हो गया है। तो हम चारों ने, मेरी बहन ने, मेरे मम्मी पापा ने, हम चारों ने कोरोना का टेस्ट कराया। मैं और मेरी बहन पॉजिटिव निकले, मैं और मेरे मम्मी और पापा लकीली नेगेटिव थे। तो फिर वही हुआ, जैसे मैं एक कमरे में आइसोलेटेड था, मेरे मम्मी पापा भी आइसोलेटेड हो गए, और उसके बाद हमने अपनी मेडिसिन और सब कुछ लेना शुरू किया, जो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि हमने आइसोलेशन में क्या रूल्स फॉलो किए, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, जो आप लोग भी करें अगर आप में से किसी को भी कोरोना का संक्रमण होता है। इससे डरने की कोई बात नहीं है, पर हाँ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो ये था कि मुझे संक्रमण कैसे हुआ, और आज मुझे ठीक हो गया, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो चुका है। मैं अब भी कुछ मेडिसिन खा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग भी जरूर खाइएगा अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं तो ये थी कहानी कि मुझे कोरोना का संक्रमण कैसे हुआ। तो मैं अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि मुझे किस दिन क्या क्या लक्षण आ रहे थे, और मैंने आप पिछले एकदम अच्छे से यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसके लिए मैं हिंदी में समझ लूँ। तो पहले दिन यानी कि 8 अप्रैल को मुझे फीवर हुआ था। उसके बाद वो फीवर 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को भी था। साथ में पर मुझे 8 और 9 और 10 अप्रैल को, जो कि डे 2 और डे 3 था, उस दिन मुझे हेडेक मतलब सिर दर्द और शरीर दर्द होना भी शुरू हो गया था। और फिर चौथे दिन यानी कि 11 अप्रैल को मुझे हेडेक, बॉडी एक, फीवर मतलब शरीर दर्द, सर दर्द, बुखार, इसके साथ साथ कफ, खांसी और दस्त, डायरिया होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हुआ मुझे डे 4 यानी कि 11 अप्रैल को, और उसके बाद डे 5, डे 6, डे 7, अगले 3 दिन तक मुझे ये चारों सिम्टम्स, चारों लक्षण रहे। मतलब 4, 5, 6, 7 4 दिनों तक मुझे ये लक्षण थे, खांसी और सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, दस्त। और मैं इन सब के लिए उस हिसाब से अपने हिसाब से दवाइयां ले रहा था, क्योंकि मैंने अपने कुछ सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके, मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने से बड़े डॉक्टर से दवाइयां कंसल्ट करके ही ले रहा था। तो आप सबसे भी निवेदन है, अगर मैं आगे आपको निवेदन दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ तो उसे बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना। तो ये हो गई डे 4, 5, 6, 7, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें दिन। तब तक डेट हो चुका था 14 अप्रैल। उसके बाद 15 अप्रैल यानी कि जो 8वां दिन था, उस दिन मेरे शरीर से बुखार कम हो गया, और सिर दर्द और बदन दर्द, सिर दर्द भी खत्म हो चुका था, बदन दर्द थोड़ा कम हो गया था, और मुझे दस्त के जगह कब्ज हो। तो ये एक सिम्टम था जो अजीब था कि पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया था। ठीक है, ये था मुझे 8वें दिन यानी 15 अप्रैल। फिर 9 और 10वें दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, पर मैं दवाइयां खा रहा था। यानी ना फीवर, ना बुखार, ना खांसी, ना सर दर्द, ना बदन दर्द। कभी कभी अचानक से कमजोरी यानी वीकनेस लग रही थी, जिसे हम नोजिया या फटीग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये लग रहा था लास्ट के 2 दिन में, क्योंकि इंसान को कोविड से ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक ठीक होता रहता है। कमजोरी इंसान को माइल्ड कोरोना से भी अगर वो ठीक हो रहा है तो भी होता रहता है। मुझे माइल्ड संक्रमण था, और ये वीडियो में मैं सिर्फ माइल्ड संक्रमण में क्या करना चाहिए यही बताऊंगा, क्योंकि मॉडरेट या सीवियर अगर आपको संक्रमण है तो आपको किसी भी हालत में हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलाइज होना होता है। तो ये हो गई डे 8, 9, 10 जब मुझे कोई सिम्टम आने लगे। फिर उसके बाद एक प्रोटोकॉल है जो अभी नया नया निकला था कि अगर आपको 3 दिन तक, 10 दिन के आइसोलेशन के बाद आपको दवाई बंद करनी है, और आपको अगर 3 दिन तक उसके बाद फीवर नहीं आता तो ये समझ लीजिए कि आप कोरोना से ठीक हो। तो वैसे ही मैंने किया अपने 11वें, 12वें और 13वें, मैंने 18, 19, 20 अप्रैल तक मैंने कोई दवाई नहीं थी, और ना मुझे कोई लक्षण आ रहे थे।
मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा था, बस मेरे शरीर में थोड़ी बहुत कमजोरी थी। तो उसके बाद मैंने 21 तारीख को यानी कि 14वें दिन अपना टेस्ट कराया, जो कि 25 तारीख को 22 तारीख को यानी 15वें दिन नेगेटिव आ गया। तो ये था कि मुझे किस दिन क्या क्या संक्रमण हुआ। तो आप सबसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको हल्की सी भी सर्दी खांसी बुखार इनमें से कुछ भी लक्षण आ रहे हैं या स्मेल भी नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लें और अपना बर्तन और खाने पीने और साफ सफाई की जगह को अलग कर लें। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं जब आइसोलेटेड था तो मैं क्या पाबंदियां फॉलो करता था, ठीक है। तो सबसे पहले कि जब आप आइसोलेटेड हैं, आपको माइल्ड कोरोना हुआ है, तो जब भी आप सुबह उठे तो कोशिश करें कि हल्की सी एक्सरसाइज करें या योगा करें या कुछ भी करें, अपनी बॉडी को मूव करना है सुबह उठने के बाद। क्योंकि आप अगर एक ही बेड पे लेटे रहेंगे, जो कि मोस्टली आजकल हॉस्पिटल्स में हो रहा है कि पेशेंट जब लेटे रह रहे हैं एक ही जगह तो उनके शरीर में क्लॉट बन जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कुछ भी सुबह जब भी उठे तो वो करें। उसके बाद मोस्टली ये होता है कि इंडिया में फेमस है काढ़ा पीना। तो अगर काढ़ा पीना सॉरी, तो आप जैसे भी कर रहे हो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सुबह जरूर कुछ ना कुछ लें। जैसे मैं च्यवनप्राश खा रहा था, तो आप काढ़ा पी सकते हैं या कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स खा सकते हैं। तीनों में से कुछ भी करें, पर सुबह ये भी एक चीज कर लें जब भी आप एक्सरसाइज करने के बाद बैठ रहे हैं अपने कमरे में। उसके बाद तीसरी चीज है कि आपको अपने खाने का समय फिक्स करना हो, आपको अपने पूरा दिनचर्या फिक्स करना हो कि इतने बजे ही ये खाना खाना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। कोशिश करिए कि आपका खाने का जो टाइमिंग है वो फिक्स हो। आपने टाइमिंग अपनी शेड्यूल में चेंज करिए। बहुत ज्यादा सोना है आपको 10 से 12 हो सके तो 10 घंटा सोइए। आप करना क्या एक कमरे में 8 से 10 घंटे की बहुत ज्यादा अच्छी नींद पूरी करिए। तो खाना का टाइम बहुत ही ज्यादा फिक्स होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज जो आपको इम्पोर्टेंट है और जो करनी चाहिए वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ही ज्यादा पानी पीना है। बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, कोरोना से ठीक होने के बाद जो शरीर में कुछ बीमारियां होती है उनमें से एक है कि किडनी डैमेज हो गई है लोगों। तो उसका उपाय ये है कि आपको जब कोरोना हो और उसके बाद भी और नॉर्मल जीवन में भी अगर आप स्वस्थ भी है तो दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीजिए। इसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हैं आपने टाइम टू फिक्स कर लिया है, तो कोशिश क्या करिए आपको ऑयली चीजें नहीं खानी है, आपको फैट की चीजें नहीं खानी है। कोशिश करना है कि जो भी आपका डाइट हो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो, ठीक है। इसके बाद जो चीज है अगली चीज है कि कोशिश करिए अगर हो सके तो चाय या कॉफी ज्यादा अदरक डाल के पीजिए, जो हम फॉलो करते थे सुबह और शाम को चाय पीते थे। और जो आराम की बात मैंने कही थी कि 8 से 10 घंटा सोना है, तो कोशिश करना है कि आप अपने पेट के बल ये लेफ्ट साइड में सोइए, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे हैं जो कि इस वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, पर हाँ ये जरूरी है कि आप पेट के बल या लेफ्ट साइड में सोइए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप होम आइसोलेटेड हैं तो आपको अपना दिन में हर 2 घंटे के बाद टेम्परेचर, आपको अपना SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपके बॉडी में कितना % ऑक्सीजन आ रहा है हर मिनट, उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो उसके लिए आपको या तो एक थर्मोमीटर चाहिए होगा या जैसे ये थर्मल स्कैनर है जो मेरे पास था, और ये पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये दोनों चीज की काफी जरूरत होती है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेटेड हैं तो आपको अपने लिए कहीं से भी ये मंगाना चाहिए। और अगर आप बीपी या शुगर के मरीज हैं तो आपको अपनी बीपी भी चेक करनी है दिन में एटलीस्ट 3 घंटे में एक बार, और शुगर हर सुबह रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम यानी 93 से 90 के बीच में हो रहा है तो ये है कि आपको मॉडरेट कोविड की डिजीज है, आप माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट नहीं हैं। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 से भी कम जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको सीवियर बहुत ही खतरनाक रूप का कोरोना वायरस हुआ है। तो इस टाइम आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत होगी। तो कभी भी जब पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94% से कम जा रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और जितना जल्द हो सके उतने जल्द हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे नहीं जा रहा पर 95 96 के रेंज पे कंटिन्यूअसली रह रहा है
इसका मतलब है कि आपको कुछ और भी दिक्कत है शरीर में जिसके कारण आपको ऑक्सीजन, तो आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल चेक कराना है। आपको अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल चेक कराना है 5वें और 7वें दिन। अगर आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहा है, मतलब क्या सैचुरेशन लेवल 95 94 रह रहा है, मतलब पास रह रहा है मॉडरेट के 5-7 दिन बाद भी कोरोना का टेस्ट होने के बाद, तो इसका मतलब है कि आप शायद मॉडरेट डिजीज है, बस आप शरीर लड़ पा रही है। तो इस वक्त में आपको ये करना है कि आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन की लेवल चेक करानी है, और अगर वो बढ़ा आ रहा है या अपर रेंज में भी आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद जब भी आप अपने रिश्ते आपके, जैसे मुझे मेरी मम्मी खाना ला के देती, तो कोशिश करना है जब भी आप खाना लें तो आप या तो ग्लव्स पहने या खाना लेने से पहले अपना हाथ अच्छे तरीके से धो के फिर उस प्लेट को उठाएं। हम ये करते थे कि हम प्लेट बाहर रख देते थे, मम्मी आती थी उसमें खाना डाल के चली जाती थी, फिर हम प्लेट से खाना, मतलब वो प्लेट खाली अंदर लेके अपना खाना। तो इस वक्त आपको ये जरूर करना है कि आप अपना हाथ या तो सैनिटाइज करके प्लेट बाहर रखें, या तो आप अपना हाथ धोए अच्छे से और फिर उस प्लेट को बाहर रखें, क्योंकि जो आपका ख्याल रख रहा है वो बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उसे भी कोविड हो सके, तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं दवाइयां बताने वाला हूँ, फिर से एक बार कहूंगा जब भी ये दवाई लेनी है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है, तो डॉक्टर प्लीज ना मानिए। तो डॉक्टर मैं मुझे चोट लगी थी जिसके कारण मुझे काफी बड़े घुटने में घाव लगा था, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अमोक्सिसिलिन और कैर्बोनेट एसिड का कॉम्बिनेशन मंगाया था, जो मैं दिन में 3 बार खाता था, जो कि एक एंटीबायोटिक है। और जब मुझे कोविड भी हुआ तो मैंने उसी दवाई को कंटिन्यू रखा, उसी एंटीबायोटिक को कंटिन्यू रखा। आप और उसके बाद जो एंटीवायरल मैंने यूज किया उसका कंटेंट था ओसेल्टामिविल, और वो 75 mg था, जो मैं दिन में 2 बार खाता था। अगर पेशेंट का वेट, जैसे किसी का वेट बहुत कम है 40 से कम है, तो उसे कोशिश करना है कि दिन में एक ही बार लेना। उसके बाद पैरासीटामोल, कई जगह ऐसे फॉरवर्ड्स आते हैं व्हाट्सएप पे कि 500 mg 2 बार खाना है, तो 500 mg 2 बार खाने से पैरासीटामोल आपको हार रहना ही है। फीवर तो आपका वैसे भी बहुत लेट आएगा, बट बॉडी पेन आपका कम नहीं होगा जब तक आप 650 mg का पैरासीटामोल नहीं खा रहे। तो कोशिश करना है कि पैरासीटामोल 650 mg 3 टाइम्स लेना है दिन में। उसके बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन सी और जिंक का कॉम्बिनेशन, या कोई मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, जैसे कि ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं वो एक ब्रांड से मल्टीविटामिन यूज करता था। और जब आप इतनी सारी दवाइयां खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको सुबह, राइट, जब भी आप नाश्ता करें उससे पहले एक पेंटाप्रोजोल या ओमिप्रोजोल में से कोई एक, मैंने प्रेफर किया था ओमिप्रोजोल, वो खाना है ताकि आपको एसिडिटी की दिक्कत ना हो इस कोविड के टाइम। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जैसे मुझे बीच में कफ था, तो कफ के लिए मैं एक कफ सिरप यूज कर रहा था। बस मेरा मेन एम ये था कि उस कफ सिरप में गुआफेसिन, यहाँ लिखकर आ रहा है, ये कंटेंट जरूर हो ताकि क्योंकि वो एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है जो कफ को बाहर निकालता है। और मैंने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं खाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये होता ही है सिंपल, तो जस्ट मैंने उसे निग्लेक्ट किया। अगर आपको उसके उसके रिलेटेड कोई दवा लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या तो फिर आप लोपेरामाइड टैबलेट खा सकते हैं दिन में एक बार अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और फिर उल्टी के लिए भी अगर आपको उल्टी होने से ऑनडेनसेट्रॉन का टैबलेट आता है वो ले सकते हैं, या अगर आपको उल्टी हो चुकी है ऑलरेडी, लग रहा है नहीं हो चुकी है और फिर नहीं हो रहा, आपको वीकनेस उसके कारण लग रहा है, तो आप ओआरएस पी सकते हैं, अनलेस आप नॉन डायबिटिक, आपको शुगर की दिक्कत ना। तो अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि मैंने जो दवाई ली उसके बदले आप क्या ले सकते हैं। जैसे एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनेट एसिड लिया था मैंने, आप इसकी जगह एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। और सेंटामिविल जो मैंने कंटेंट किया था उसकी जगह बहुत कॉमनली फैबिफ्लू यूज हो रहा है इस देश में, अपने कंट्री में, इंडिया में। और या तो आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली एम्स हॉस्पिटल की जो गाइडलाइंस है जो पूरे इंडिया में फॉलो होनी चाहिए, उसमें लिखा गया था कि आइवरमेक्टिन लेना है 200 माइक्रोग्राम पर केजी, आपके वेट के हिसाब से आपको लेना होगा, ठीक है। और लास्ट में पैरासीटामोल के बारे में मैंने कह दिया कि 500 mg 500 mg का पैरासीटामोल कोई असरदार नहीं, आपको 650 mg का पैरासीटामोल 650 mg का पैरासीटामोल दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। अब
ये तो हो गया मैंने मेडिसिन जो कोविड में खाई। अब हम मैं मेरे बहन दोनों बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं। थोड़ी बहुत वीकनेस थी हमें पिछले 1 हफ्ते तक, और हम अब भी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ। कोई खास मेडिसिन नहीं है, हम रात में कैल्शियम और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिससे जो वीकनेस है बॉडी में, बोन्स और मसल चीज में, वो थोड़े स्ट्रांग हो जाए। और सुबह दिन में एक गोली मल्टीविटामिन की लेते हैं, जिससे शरीर में वीकनेस ना बने। तो इस तरह मैंने अब इन मेडिसिन और इस पाबंदियों का पालन किया था जब मुझे कोरोना हुआ था। अब मुझे ठीक होकर ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो चुके हैं। जब मुझे ठीक होकर 30 से ज्यादा दिन हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूं जब भी किसी को जरूरत हो। क्योंकि और ये सबसे निवेदन है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है और आप ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर आपको 1 महीना हो गया, तो आप अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें ताकि वो किसी और के काम आ सके जो सीरियस है, काफी सीरियस है और ठीक हो सकता है आपके प्लाज्मा के थ्रू। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफी मदद मिली होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हो सके तो घर से बाहर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर निकले। धन्यवाद।